अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात इस वक्त तो जारी है, लेकिन मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें पहले तहरीक अदम एतमाद वजीर आला पंजाब के खिलाफ लाई जाए या इमरान खान साहब के खिलाफ लाई जाए, इस पर बहरहाल इत्तफाक नहीं हो सका है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, जो लाने वाले हैं, क्या आपस में उनका इत्तफाक है या नहीं, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ क्या अब विफाक के बजाय पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर किया जा रहा है, और मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी को 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का मशवरा दिया है। तो उस पर बात करेंगे, क्या ये मशवरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानती है या नहीं, और अगर मानती है तो क्या 23 मार्च वाले लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी शिरकत करेगी या नहीं, ये एक और अलग क्वेश्चन। नाज़रीन, बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो रूसी टीवी को इंटरव्यू दिया है उस हवाले से, क्योंकि अभी इस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब रूस का दौरा करने जा रहे हैं, तो क्या ये दौरा मुमकिन हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। वजीर आजम इमरान खान साहब का जो दौरा रूस है, अगर वो हो पाता है तो उसके नताइज क्या निकलेंगे, कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वहां पर पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान का जो इस वक्त रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सहाफी तज्जियाकार सिद्दीक जान और सहाफी तज्जियाकार अदील वराइच। अदील, मैं प्रोग्राम का आगाज भी आपसे करूंगी। इस वक्त चूंकि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात तो जारी है, लेकिन एक मुलाकात जो मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की हो चुकी है, उस हवाले से मेरा क्वेश्चन है कि तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, पूरी ऑपोजिशन लाना चाह रही है, इमरान खान साहब उनको एक आंख नहीं भा रहे, वो उनको घर वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन क्या ये जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं इनका आपस में इत्तेफाक है? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि हम वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, एक तरफ कहा जा रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, तो सबसे पहले इनका इजी टारगेट क्या होगा, और दूसरा क्या इनका आपस में इत्तेफाक है? देखें, अब हर चढ़ता दिन जो है वो अपोजिशन के लिए दर्द सर है। अपोजिशन हर दिन, हर नए दिन दबाव में आपको नजर आएगी। उसकी वजह यह है, ऐलान ये कर चुके हैं, लेकिन तहरीक अदम एतमाद जिन्होंने लानी है उनका एक दूसरे पर अदम एतमाद है, वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना ये कह रहे हैं कि आप अपना लॉन्ग मार्च जो है वो मुलतवी कर दें और हम इकट्ठे होकर लॉन्ग मार्च करते हैं, उसका कोई इंपैक्ट भी होगा। और आज ये कई खबरें चली भी कि जी पीडीएम ने कहा जी कि हम इस्तकबाल करेंगे, ये उनकी पुरानी दावत थी। आज की जो डेवलपमेंट थी उसमें मौलाना ने उन्हें कहा कि आप अपना लॉन्ग मार्च जो है वो मुलतवी कर दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि इस सारे मामले में क्रेडिट हमें भी मिले, हम लॉन्ग मार्च लाएं और उसके बाद कोई तहरीक अदम एतमाद का मामला अगर होना है तो हो। लेकिन जरदारी साहब तो ये भी चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद वफाक में ना लाई जाए, पहले पंजाब में लाई जाए। मसला क्या है कि एक जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से ही अभी इनकी कोई उम्मीद बंधी थी। जहांगीर तरीन ग्रुप पंजाब में इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो वफाक में इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। वफाक के हवाले से जहांगीर तरीन ग्रुप के पास लोग ज्यादा नहीं है कि जिस पे अपोजिशन को कोई यकीन हो जाए। लेकिन अभी तो जहांगीर तरीन ग्रुप ने खुद ये फैसला भी करना है, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप में भी बड़ी डिवीजन जो है वो सामने आ चुकी है। जहांगीर तरीन ग्रुप में कुछ लोग वो हैं जिनको ये मालूम है कि अगर हमने नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं लिया तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल होगा, हम आजादाना या आजाद इलेक्शन लड़ना ये इतना आसान नहीं होगा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें ये यकीन है कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं देना, तो ऐसी सूरत में यही वो टाइम है अपने आप को कैश करा लिया जाए। और इसमें जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो अपनी गेम कर रहे हैं, वो ग्रुप को नहीं देख रहे। वो ये कह रहे हैं कि मेरी रेलेवेंस कैसे रहेगी, वो एंड तक यही कोशिश करेंगे किसी तरीके से इमरान खान साहब के साथ मामला तय हो जाएं। कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अलबत्ता ये कोशिश कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब के साथ खान साहब के मामला जो हैं वो तय हो जाएं, क्योंकि हुकूमत भी मुलाकात करने जा रही है, हुकूमत इंडिविजुअली भी जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को एंगेज कर रही है। अगर जहांगीर तरीन ग्रुप ही टूट जाता है या उसके बहुत से लोगों को वो तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो इस ग्रुप में भी बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा। तो ये इतना आसान काम नहीं है। अब मामला है तहरीक अदम एतमाद का। मैंने क्यों कहा
کہ ہر آنے والا دن ان کے لیے پریشانی کیا باعث ہے. دورہ روس تو آ گیا, پرائم منسٹر تو اب جا رہے ہیں, یہ تو کہا جا رہا تھا جی, شور کیا تھا کہ جی دورہ روس کے دوران آ جائے گی تحریک عدم اعتماد. تو آج تک کی صورتحال تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد تو دور کی بات, ابھی تو لانگ مارچ کے حوالے سے ان میں آپس میں چیزیں طے نہیں پا رہی. تو اس میں پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 27 مارچ کو اپنا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں لیکن اس میں وہ تو پہلے سے اناؤنس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ کوشش کی جا رہی ہے ان کو منانے کے حوالے سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس بات کے بہرحال امکانات ضرور موجود ہیں کہ ایک یہ 27 فروری والا اور اس کے بعد آگے 23 مارچ کے لانگ مارچ, اس میں آنے والے دنوں میں یو ٹرن بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہوں گے, ان میں اب بہانے تلاش. اب تو تحریک عدم اعتماد پر دیکھیں, ان سے لوگ پورے نہیں ہو رہے, ان سے بندے مینج نہیں ہو رہے, اور اس میں یہ جو توقع کر رہے تھے یہ کچھ اور سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کہیں سے کوئی ہیلپ مل جائے. لیکن جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ نیوٹرل ہونے چاہیے تو وہ نیوٹرل ہیں. اس دفعہ اگر خان صاحب سے یہ شکست کھا لیتے ہیں تو پھر یہ الزام کس کو دیں گے؟ اور ایک جماعت کے ترجمان کی جانب سے گزشتہ روز یہ کوشش کی گئی کہ دوبارہ زبردستی کوئی الزامات کا سلسلہ شروع کرنے کے حوالے سے. ابھی تو تحریک عدم اعتماد آئی نہیں اور ناکام نہیں ہوئی, تو یہ صورتحال ہے. اس کے بعد انہوں نے الزام کس کو دینا ہے؟ تو یہ بڑی جنگ کا اعلان کر کے پھنس گئے ہیں, اور اب آنے والے دنوں میں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اب تحریک عدم اعتماد آ جائے گی, اس کے یہ بھی خوف ہے کہ بعد کے کانسیکوینسز کون بھگتے گا, کیونکہ یہ تو آر یا پار کا معاملہ ہے. اس میں اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد, اس کے بعد تو پھر خان صاحب کو پھر یہ تو بہت لیتھل نظر آ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو اپوزیشن کے اور ان کا آمنا سامنا ہوگا وہ پھر دیکھنے والا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی کو یہیں سے میں چاہوں گی صدیق آپ پروسیڈ کریں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اس بات پر اتفاق کر سکے گی؟ کیونکہ پہلے جب اس حکومت کو ہٹانے کے لیے ڈسکشن چل رہی تھی, ایجنڈا سیٹ کیا جا رہا تھا, تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آپس میں ان کا کانفلکٹ ہو گیا تھا. کچھ کہہ رہے تھے استعفیٰ دیا جائے, کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم ایک تحریک لے کر آتے ہیں. لیکن اب کیا آپ کو لگتا ہے, سب تحریک عدم اعتماد کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ ایک متفقہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ دیکھیں اس وقت تک تو ان کے دعوے بڑے بڑے ہیں, اور یہ دعوے پہلی بار نہیں ہیں. پچھلے 3.5 سال میں دیکھ لیں, کئی بار ایسے لگا کہ بس ان کے معاملات بہت ساری جگہوں پہ طے ہو گئے ہیں اور ان کی حکومت آ رہی ہے اور عمران خان کی حکومت گھر جا رہی ہے. آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں, آپ ابھی چلے جائیں اکتوبر میں چلے جائیں. اکتوبر میں ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ سول ملٹری اختلافات بہت شدید ہو گئے ہیں اور عمران خان جو ہیں وہ اگلے چند دنوں میں نہیں ہوں گے اقتدار میں. پھر کیا ہوا, پھر دسمبر میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں. پھر کہا دسمبر میں جنوری میں واپس آ رہے ہیں, نواز شریف کو واپس لانے جا رہے ہیں. طرح طرح کے انہوں نے دعوے کیے, بڑے بڑے دعوے کیے, لیکن آج تک اپوزیشن کا ایک بھی دعویٰ جو ہے وہ وفا نہیں ہو سکا, ایک بھی دعویٰ ان کا پورا نہیں ہو سکا, ایک بھی ان کی جو دھمکی تھی وہ کام نہیں آئی. ہر موقع پہ, ہر بجٹ پہ, ہر جوائنٹ سیشن پہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا, جوائنٹ سیشن میں حکومت کو شکست ہو جائے گی. ایک موقع پہ صرف حکومت کو شکست ہوئی, اور وہ تھی جب حفیظ شیخ صاحب والا الیکشن تھا سینٹ کا, اس میں حکومت کو شکست ہوئی. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے آ کر اعتماد کا ووٹ لیا, خود انہوں نے آ کر اعتماد کا ووٹ لیا, لیکن اس کی کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں تھی. تو ان کے بڑے بڑے دعوے آپ کو نظر آ رہے ہیں, کوئی نظر نہیں آ رہا ایسی چیز. دیکھیں ہوا میں ایک بات ہے, دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جب ادارے اور سول ملٹری اختلافات ہو جائے اور ادارے کوئی سازش کر رہے ہوں اور اپوزیشن کو کوئی شے دے رہے ہوں, وہ اپوزیشن کے پیچھے ہوں. ایک تو وہ صورت ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی سنجیدہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے, وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. دوسرا ہوتا ہے بیرونی ایجنڈا. دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس پیس پر چل رہے ہیں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, رشیا کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ایسے موقع پہ وہ رشیا جا رہے ہیں جب پوری دنیا کی نظریں رشیا کے اوپر ہیں, اور پوری دنیا جو ہے اس وقت اور امریکہ جو ہے وہ کس طرح کے بیانات اور دھمکیاں لگا رہا ہے کہ جو رشیا کے ساتھ کھڑا ہوگا, جو رشیا جائے گا اس کے ساتھ ہم یہ اس کا انجام ہوگا, یہ اس کے لیے نتائج ہوں گے. تو اس لیے بیرونی قوتیں بالکل ہو سکتی ہیں, لیکن ہمیں اداروں کے حوالے سے نہیں آ رہا. باقی ماریا آن اے لائٹر نوٹ میں آپ کو یہ ضرور کہہ دوں کہ ایک ہی مجھے تو اینڈ پہ طریقہ نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے یہ بھی پختون روایات سے ان کا تعلق ہے. تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈرامہ جو ہے وہ چل رہا ہے جس میں گو کہ وہ سمیرہ خان صاحبہ خود پٹھان ہے, تو ان سے میری بات تھی تو انہوں نے کہا یہ بہت پرانی روایت تھی, اب تو ختم ہو گئی ہے. پٹھانوں میں وہ ایک انہوں نے روایت دکھائی کہ بہت پرانی جو کہ ختم ہو گئی, جس میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی لڑکا کہیں پہ شادی کرنا چاہ رہا ہوتا تھا اور لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے تھے تو
तो वो बाहर जाकर, उसके घर के बाहर जाकर फायरिंग कराता था और इसको वो रस्म का नाम देते थे गक करना, गक मारना। तो फिर वो लड़की उसके नाम हो जाती थी और फिर उसकी शादी कोई और नहीं होती थी। तो यही हो सकता है कि एंड पे मौलाना साहब बंदूक उठाए और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर जाके गक मारे, एक पुरानी रवायत को नए अंदाज से, कि बस अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उनके नाम हो गया है और आगे वही वज़ीर आज़म मान सकते हैं और कोई वज़ीर आज़म ऑफिस। लेकिन चूंकि इस वक्त ऑपोजिशन पूरा अपना जोर लगा रही है कि वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, लेकिन नबील आप क्या समझते हैं, अगर ऑपोजिशन इस चीज में कामयाब हो जाती है तहरीक लाने में, चाहे वो नाकाम भी होती, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन अगर ले आती है लेट्स सपोज, तो क्या हुकूमत इसके लिए रेडी है? इमरान खान साहब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और ये जो उनके नाक़दीन हैं वो भी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और इमरान खान साहब ज्यादा एग्रेसिव जरूर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी उनका जो एग्रेशन है ये बता रहा है कुछ ना कुछ चल रहा है। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर का और आपका कंपैरिजन करते हैं। जो लोग कह रहे हैं कुछ तो है जो अनसर्टेनिटी है, ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्यों है? नून लीग के दौर में अगर हम देखें तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी 2013 में इनकी हुकूमत आई थी और 2014 में पीक पर थी और आगे 2018 तक वो चलती रही। क्या हुआ? नून लीग के दौरे हुकूमत में उनकी जो गवर्नमेंट ने टाइम पूरा किया, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वो भी उनके अपने इकदाम की वजह से हुई जो उन्होंने अदालत में तस्लीम कर लिया, अदरवाइज वो भी ना होती क्योंकि वो एक मामला उन्होंने खुद गैर मुतनाज़ा बना दिया था। तो उसके बाद अब खान साहब 3.5 बरस गुजार चुके हैं। खान साहब के 3.5 बरस गुजारने के बाद अब जाकर ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी शुरू हुई है जो कि नून लीग के दौर में आने के बाद अगले ही साल शुरू हो गई थी। तो मेरी नजर में तो मुझे हुकूमत 2023 तक अपना टेन्योर पूरा करती नजर आ रही है और मुझे तो पंजाब में भी इवन तहरीक अदम एतमाद उस तरह से नजर नहीं आ रही। लेकिन अपोजिशन का हक है, अपोजिशन का एक आईनी ऑप्शन है, ये कोई गैर आईनी तरीका नहीं है। लेकिन जब ये तहरीक अदम एतमाद अगर आई तो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस कामयाब होने या नाकाम होने की सूरत दोनों में होंगे और जाहिर है इसकी एक कॉस्ट होगी, वो किसी ना किसी फ्रीक को तो जाहिर पे करनी है। ठीक है सिद्दीक, आप क्या समझते हैं? क्योंकि पहले अगर ऑपोजिशन की बात की जाए, मरियम नवाज साहिबा के ऐसे बहुत सारे क्लिप्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस हुकूमत को ना 5 साल पूरे करने देंगे, हम नहीं चाहते कि सियासी शहीद बने, और ऐसी ही कुछ डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स हम मुख्तलिफ ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से सुनते आ रहे थे कि वो ये चाह रहे थे कि इमरान खान साहब खुद एक्सपोज हो, महंगाई के एस्पेक्ट से हो या गवर्नेंस के एस्पेक्ट से हो, या उस दिन रिसेंटली मरियम नवाज साहिबा इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से बात करी थी कि उस पर इमरान खान साहब फेल हो चुके हैं। तो जब वो खुद ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद एक्सपोज हो, तो फिर अचानक से ऐसी क्या तब्दीली आई कि ऑपोजिशन ने डिसाइड कर लिया कि हम तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे हैं? देखिए, मरियम नवाज साहिबा के बयानात, जिसपे उस्मान साहब जो हमारे टीम मेंबर, उन्होंने सवाल भी किया था मरियम नवाज साहिबा से कि आप तो कहा करती थी कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती और हम एस्टैब्लिशमेंट की मदद नहीं लेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब के आप बयान देखें कि मुझे अब इक़्तिदार नहीं चाहिए, मैं निज़ाम को बदलना चाहता हूँ। पीडीएम के आप बयान देखें कि हमारी लड़ाई इमरान खान से है नहीं, हमारी तो लड़ाई फौज के साथ है। इमरान खान जो है वो तो एक कठपुतली है, ये तो आलाकार है, हमारी तो इसको लाने वालों के साथ, हमारी तो सिलेक्टर के साथ जो है वो लड़ाई है, सिलेक्टेड के साथ नहीं है। लेकिन पिछले 3-4 माह में देखें एक बयान मरियम नवाज साहिबा या पीडीएम की तरफ से फौज के खिलाफ नहीं आ रहा। हाँ, कल मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो ट्वीट किया परसों, वो जरूर एक थोड़ा सा वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नाकाम होते हैं तो फिर किस पे डालनी है। वो भी उनके बड़े एक लॉन्ग टर्म मकासद हैं जिसके लिए वो पेशावर का नाम ले रहे हैं, वो एक तीर से 2-3 शिकार करना चाह रहे हैं। तो बात यह है कि पहले आप खुद कहते थे कि अदम एतमाद फौज की मदद के बगैर नहीं हो सकती, तो अब कौन सी ऐसी कुव्वत है जो आपके साथ है कि आप अदम एतमाद लाना चाहते हैं? और फिर आपको तो इक़्तिदार चाहिए नहीं था। और फिर मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जो अपोजिशन इस बात पे टूट गई थी कि सेनेट में अपोजिशन लीडर कौन होगा, वो वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर कैसे मुतहद होंगे और आगे पीपल्स पार्टी कैसे सिंध की हुकूमत जो है वो अपनी खत्म कर देगी, और क्या उनको ये यकीन है कि सिंध में आइंदा भी उनको इक़्तिदार मिलेगा? तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसान नहीं है। लेकिन जैसा दिल उड़ाई साहब ने कहा कि अब हर आने वाले दिन के साथ अपोजिशन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, उनके आसाब पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि दावे उन्होंने किए हैं। जब दावे उन्होंने किए तो जवाब उन्होंने देने। और मैं आपको बताऊं कि अगर इस बार इनकी ये जो हाइप इन्होंने क्रिएट किया है, जिस तरह मरियम नवाज साहब ने, आपको याद होगा, आर या पार वाली हाइप क्रिएट की थी, वो तो कुछ भी नहीं था। मुझे याद है सदीक जान साहब, जो पिछले वीक में प्रोग्राम में जब मरियम नवाज साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर
یہ بات کی تھی، غالباً اس سے پچھلے ہفتے کی بات ہے، تو اس میں آپ نے بڑی اہم بات کی تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے پہلی مرتبہ یہ کہہ دیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ سے مزید بھی سوال ہوتے رہے مختلف جو میڈیا ٹاکس کے دوران، تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں رسک تو لینا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ واقعی جو اپوزیشن کے جو کیسز ہیں اس وقت صدیق جان صاحب جو سٹیج پہ ہیں اور شہباز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ انڈائٹمنٹ کی سٹیج پہ جو پہنچا ہوا ہے، تو درد سر تو اپوزیشن کے لیے ہے اور وہ اس لیے یہ رسک لینا چاہتے ہیں، اگرچہ اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں کہ اگر یہ اس وقت حکومت کو دباؤ میں نہیں لاتے تو انہیں خان صاحب خطرناک موڈ میں صدیق صاحب نظر آ رہے ہیں۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ دیکھیں اپوزیشن کو یہ بات پتہ ہے، جو کہ ہم خبر بھی اپنے پروگرام میں شیئر کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک منصوبہ ہے اپوزیشن کے خلاف کارروائی کا، ایک اور فیز آئے گا اور وہ بڑا لیتھل فیز ہوگا۔ پہلے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت سارے منصوبوں کے افتتاح بھی کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ تو عوامی رابطہ، بالکل آپ نے درست کہا، عوامی رابطہ مہم ایک طرف انہوں نے شروع کیا ہے، منصوبوں کے افتتاح کر رہے ہیں، اپنے منصوبے جا کے گنوا رہے ہیں، اپنا کانفیڈنس دکھا رہے ہیں، جا کے تقریریں کر رہے ہیں، پھر ابھی جا کے وہ اور جلسے کریں گے، پھر اپوزیشن کے خلاف آپ جو یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ انتقام ہے، لیکن کیسز تو ہیں۔ اب دیکھیں نا شہباز شریف صاحب، یہ کیس سے کون جو ہے وہ انکار کر سکتا ہے؟ جو ٹیٹیز والا کیس ہے، جو منی لانڈرنگ والا کیس ہے، جو اثاثے ان کے بڑھ گئے۔ ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا، اس پہ ہم پھر کسی وقت پروگرام میں بات کریں گے، جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیبیہ کیس میں جو ہے وہ مسترد کر چکی ہے سپریم کورٹ اسحاق ڈار کے بیان کو، تو اب اس کو دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔ آج تک اس کی تحقیقات نہیں ہوئی، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کو ریلیف ملا تھا، وہ میرٹ کے اوپر اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، تو وہ جو اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے وہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے، جو اسحاق ڈار صاحب نے سارا اعتراف کیا تھا کہ کیسے وہ شریف۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فیکٹس اپنی جگہ موجود ہیں، وہ فیکٹس نہیں عدالت نے اڑائے، وہ بنیاد، وہ جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں اس کی بنیاد پہ ان کو ریلیف ملا تھا، فیکٹس اپنی جگہ موجود ہیں۔ بالکل، وہ ٹیکنیکل بنیاد یہ تھی کہ نیب نے اپیل دائر نہیں کی تھی، آپ کو پتا ہے ٹائم بارڈ تھا، ایک مین گراؤنڈ یہ تھی، پھر اس کے بعد نیب کی اپنی کمزوریاں تھی، نااہلیاں تھی، ناکامیاں تھی، نالائکیاں تھی۔ صدیق جان صاحب، اس کیس میں بھی جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ تحریر کیا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ نیب نے کس کس طرح اور کس کس موقع پہ ڈیلے کیا اور بعد میں اس کا فائدہ شریف خاندان کو ہوا۔ عمران خان صاحب یہ بات تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں نا کہ پرویز مشرف صاحب نے این آر او دیا تھا انہیں، اور وہ جو این آر او اس کے ہی اثرات ہیں کہ اتنا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ بند ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور کیونکہ دیکھیں پہلے یہ مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے باہر چلے گئے، پھر جب یہ واپس آئے اس وقت آپ کو پتا ہے پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں یہ معاہدہ تھا، بالکل معاہدہ تھا کہ ہم آپ کو چور کہیں گے، آپ ہمیں چور کہیں گے، ایک بار آپ لیں گے، ایک آپ لیں گے۔ کیونکہ دیکھیں جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے 2013 کے درمیان، تو نواز شریف صاحب روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے کہ یہ اسکینڈل ہے ان کا، یہ اسکینڈل ہے، یہ اسکینڈل ہے، کتنے انہوں نے اسکینڈل گنوائے تھے پیپلز پارٹی کے، جو میڈیا میں آتے تھے وہ ان کو نواز شریف صاحب ٹیک اپ کر لیتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد ایک کیس پہ بھی کارروائی نہیں کی تھی، جن کیسز کو بنیاد بنا کے وہ اقتدار میں آئے تھے، پیپلز پارٹی کو کرپٹ کہہ کر وہ اقتدار میں آئے تھے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پاکستان کے چیپٹر کے وہ جو تھے گیلانی صاحب، ان کو کیا کہ وہ 5 سال پیپلز پارٹی کی کرپشن پہ کام کرتے رہے، میاں صاحب آئے، انہوں نے آ کر ان کو پرائم منسٹر آفس میں بٹھا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب اپوزیشن اگر چاہتی ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد حکومت کے خلاف لے کر آئے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف لانا چاہ رہے ہیں یا چاہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف لانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے ان کو ایک پیج پر ہونا ضروری ہوگا۔ ناظرین، بریک کا ٹائم بعد ہم بات کریں گے وزیر اعظم نے جو روسی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان اپ کمنگ ڈیز وزیر اعظم عمران خان صاحب روس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، کل وزیر اعظم عمران خان صاحب دورہ روس کے لیے روانہ ہوں گے، اور یہ دورہ جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بہت خوش آئند ہو سکتا ہے، اس کے بہت زیادہ فروٹفل ریزلٹس آ سکتے ہیں، چونکہ پہلے جیسے چائنا کا دورہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا تھا تو اس حوالے سے تمام جو جتنے بھی اکنامک ایکسپرٹس تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیسٹ دورہ رہا ہے۔ ہمارے پروگرام میں اشفاق حسن صاحب تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہی تو وہ چیز ہے جو ہم چاہ رہے تھے۔ سو ناؤ نیکسٹ دورہ رشیا۔ سو عدیل، میں آپ کی طرف آؤں گی، سب سے پہلے میں چاہوں گی چونکہ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب دورہ روس پر روانہ ہو رہے ہیں، تو اس دورے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس میں کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہائی لائٹ کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، یہ اتفاق ایسا ہے کہ دورہ تو چونکہ پہلے سے طے تھا، اس پہ کافی عرصے سے
बातचीत चल रही थी, फिर रूसी सदर ने इनवाइट किया। लेकिन इस वक्त जो टेंशन चल रही है यूक्रेन और रशिया की, पूरी दुनिया की, खास तौर पर मगरबी दुनिया की नजरें वहां लगी हुई हैं। एक ऐसे वक्त में जब वजीर आजम इमरान खान ये दौरा करने जा रहे हैं, वहां पाकिस्तान के और रूस के तो बहुत से शोबों में बातचीत भी होगी, मुआहदे भी एक्सपेक्टेड हैं, तिजारत के हवाले से, दिफाई मामलात में, जो गैस पाइपलाइन के हवाले से। लेकिन इसमें जो यूक्रेन का और रूस का मामला है, इसमें आज जो यूक्रेनियन एम्बेसडर का स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान को अपना किरदार अदा करना चाहिए इस हवाले से, यह बहुत ही आम है। और इसमें इस दौरे के दौरान वजीर आजम इमरान खान का वहां जाना, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान जो हैं इस मामले पर कोई किरदार अदा करने के हवाले से भी कोशिश करेंगे। देखें, इमरान खान साहब ने चीन और अमेरिका के दरमियान भी उन्होंने कहा कि ताल्लुकात ठीक करने के हवाले से पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है, ये उन्होंने दावा किया। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के किरदार के हवाले से खुद पेशकश की। उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के हवाले से बहुत वाज़ेह अंदाज में पेशकश की, और उन्होंने कोशिशें भी की, और उसमें बहुत सी को पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को भी मिली। और एक ऐसे वक्त में जब दुनिया की नजरें इस क्लैश के ऊपर हैं, और ऐसे में अगर इमरान खान साहब वहां पर जाते हैं, और जिस तरह के आज यूक्रेनियन एम्बेसडर ने बात की है, और वहां पर कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं या वहां पर ये वाकई मामला उठाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ जाएंगे। ठीक है, इस वक्त हमें लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम दिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट पीक पर चल रहा है, और उस टाइम के दौरान वजीर आज़म इमरान खान साहब रशिया का दौरा करने जा रहे हैं। सो आप क्या समझते हैं, इस टाइम पर यह दौरा कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, खासकर इंटरनेशनल अफेयर्स के एस्पेक्ट में? जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि इस किस्म के जो स्टेट टू स्टेट दौरे होते हैं, ये कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जी आज कैंसिल कर दिया और परसों चले जाएंगे या अगले दिन चले जाएंगे। और ये भी हमें मालूम नहीं है कि ये जो यूक्रेन का मामला ये कितने अरसे तक चलेगा। इस दौरे की बहुत अहमियत है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चाइना में ये फैसला हुआ था कि रूस का दौरा किया जाएगा, और चाइना और रशिया के ताल्लुकात आपको मालूम है, और चाइना, रशिया और पाकिस्तान जो करना चाह रहे हैं अफगानिस्तान के सिलसिले में, वो अच्छी तरह आपको मालूम है। तो हमारे बहुत गहरे इंटरेस्ट हैं इस चीज में कि जल्द अज जल्द ये दौरा हो और ये तीनों मुल्क की उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और ये अफगानिस्तान के सिलसिले में आगे बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि इसके टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मल्टीलैटरलिज्म होता है दुनिया में, हमारा जो है यूक्रेन के मामले से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इतराज होगा। यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं उनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट सामने आया है, और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वजीर आजम इमरान खान को इस दौरे में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें इस मसले को हल कराने के हवाले से किरदार अदा करना चाहिए। उनके स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, और इमरान खान साहब क्या वाकई इसमें आपकी नजर में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं देखने की। एक तो ये है कि सालसी का किरदार सिर्फ उस वक्त अदा होता है जबकि दोनों मुल्क चाहें। तो यूक्रेन के और वो भी एम्बेसडर का बयान है, तो कोई इतने बड़ी शख्सियत का बयान नहीं है यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात यह है कि रूस ने आपको कुछ नहीं कहा। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट की लेवल है, अमेरिका और रूस के दरमियान डायरेक्ट क्लैश है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई बनता है, पाकिस्तान की कोई ऐसी लेवल नहीं है बैनुल अक़वामी अमूर में कि वो अमेरिका और रूस के दरमियान कोई सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश करे, बल्कि वो तो चीन और अमेरिका के दरमियान भी नहीं कर सकता, जो कि पहले ये बात की गई। तो इंसान को अपना जुस्सा देखना चाहिए, अपनी हैसियत देखनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस मामले से जितना दूर रह सके उतना दूर रहना चाहिए, इसका जिक्र तक नहीं करना चाहिए वहां। लेकिन मगरिब इसको किस तरह से देखेगा इमरान खान साहब का दौरा? क्योंकि आपने जिस तरह पहले कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये दौरे इस तरह तो नहीं है कि वो रीशेड्यूल हो जाए, ये पहले से तयशुदा तारीखें थी और इसमें मामलात इस स्नैच पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हीं तारीखों में अब दौरा भी आ गया है। लेकिन मगरिब इस दौरे को किस नजर से देखेगा? देखिए जी, मगरिब तो साफ ज़ाहिर है कि जो उनको चीज सूट ना करे उसको कोई अच्छी नजर से नहीं देखेगा। लेकिन फिर यह है कि आप अपनी खारजा पॉलिसी को यरगमाल तो नहीं बना सकते इस बात पर कि कोई क्या सोचेगा और कोई इसको कैसे देखेगा। हमें अपना इंटरेस्ट परस्यू करना है
आप देखिए कि हिंदुस्तान ठीक है, हमसे बड़ा मुल्क है, वो रूस के से हथियार भी खरीदता है, वो ईरान के साथ अपने तजारत भी तेल की करता रहा है, जो कि अभी मेरा ख्याल है बंद कर दी है। तो जब आप कोई काम करना चाहें और करने पर आमादा हो जाए, तो जो जिस नजर से भी देखे, उनकी नजरें कुछ देर के बाद खुद दूसरी तरफ चली जाती हैं। एक जानिब पे जनरल साहब इमरान खान साहब बार बार एब्सोल्युटली नॉट, और उसके बाद जो दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात की सिचुएशन है, वो जाहिर है वो पहले जैसी बात नहीं है। और एक ऐसे में हम ये भी कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम किसी ब्लॉक के साथ खड़े नजर तो आते हैं, हम कहते तो हैं, लेकिन हम जिस तरह चीन में अभी गए, उसके बाद अब रशिया जा रहे हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत भी है जो हमें बर्दाश्त करनी पड़ सकती है? जी देखिए, कीमत तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। आप देखें कि जब जा रहे थे वजीर आजम चाइना के दौरे के लिए, तो कितने हमले हुए यहाँ पर बलूचिस्तान में, और साथ ये बयान भी आ गया कि जी हमारा ये स्ट्रेटेजिक हलीफ है पाकिस्तान। तो ये स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी ये चलती है। जब आप अपना रुख तब्दील करेंगे, जब आप सीपैक को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जब आप ग्वादर को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो आपको रेजिस्टेंस तो आएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि जी फूलों की सेज के ऊपर बैठकर आप ये सारे काम कर लेंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं है। जैसे एक आम इंसान की जिंदगी में जद्दोजहद मुसलसल होती है अपने आप को सीधा रखने के लिए, अपने आप को नुमाया रखने के लिए, ऐसे ही कौमों की जिंदगी भी ऐसे ही गुजरती है। तो ये जो लोग, जो हमारे बहन भाई रोज तकादा करते हैं ये कब खत्म होगा टेररिज्म और कब ये काम खत्म होगा, उनको मेरी तरफ से ये पैगाम है कि आज आप अपने नाम के साथ से इस्लामी जमहूरिया से इस्लामी निकाल दीजिए, एटम बम को आज आप कैप कर दें, कल आपके हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन क्या आप इस तरीके से रहना पसंद करेंगे? जनरल साहब, 2022 का जारहाना आगाज सफारती महाज है। चीन का बड़ा कामयाब दौरा हुआ, उसके बाद रूस का तारीखी दौरा जो है वो होने जा रहा है, इसके बाद वजीर आजम जर्मनी जा रहे हैं, बरतानिया के दौरे के हवाले से तारीखें तय हो रही हैं, फिर OIC वज़राए खारजा इजलास के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट होनी है इस मार्च में। तो एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक अदम इस्तेहकाम नजर आता है, ये इन सब चीजों को कैसे मुतासर करता है और दुनिया में क्या पैगाम जाता है? ये पहली बात तो ये कि हो सकता है, ये मैं जरूरी नहीं कि जो बात कह रहा हूं दोस्तों, हो सकता है कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक हो, कि उधर से उनका दौरा रूस है, इधर से जो है ना वो कह रहे हैं जी हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। तो ये चीजें ऐसे नहीं होती, इनके टाइमिंग्स को जरा देखना पड़ता है। तो देखिए, बात यह कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो अच्छी ऑपोजिशन को चाहिए कि डेट्स ऐसी रखे जिससे आपके नेशनल इंटरेस्ट हिट ना हो। अगर ये जो अदम एतमाद है कुछ दिन के बाद आ जाए तो क्या कौन सा आसमान गिर पड़ेगा? अगर इतने साल पहले भी तो इंतजार किया है। तो इससे आप जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, एनालिस्ट के लिए एक वाजे इशारा मिल जाता है कि ये खुद ब खुद काम हो रहे हैं या किसी के इशारे पे हो रहे हैं। अचल साहब, आपने बात की है कि हमें अगर हम किसी ब्लॉक का हिस्सा होते हैं तो उसका हम नुकसान होगा। जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की कि अगर हम अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा जैसे माजी में रहे हैं तो हमने चूंकि वहां से हमें इमदाद मिली जिसकी वजह से हम अपने इदारे मजबूत नहीं कर सके। तो यानी जब भी हम किसी ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं तो उससे कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लेकिन अगर हम अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं या रशिया चाइना के ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस किस एस्पेक्ट से होगा? जी देखिए, बात ये पहली बात तो ये कि हम SCO का पहले हिस्सा है और आज के जो ब्लॉक्स हैं वो इकोनॉमिक ब्लॉक्स ज्यादा हैं मिलिट्री ब्लॉक्स के मुकाबले में। और फिर आपने ये देखना है कि एक फ्लैटनिंग पावर है, अभी भी अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, लेकिन वो ऐसा ऐसा फ्लैट हो रहा है उसका ग्राफ। एक राइजिंग पावर है और एक राइजिंग पावर आपके पड़ोस में है, और एक ठीक है आजकल पड़ोसी से फर्क नहीं पड़ता, वो दूर से भी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये, किसी और दिन हम ये डिस्कस करेंगे। ये जो आप कहते हैं कि भी अमेरिका के ब्लॉक का हिस्सा बनने से हमें नुकसान हुआ, ये डिबेटेबल है, ये हम बाद में कभी कर लेंगे। अब मेरे ख्याल पाकिस्तान जो अपना नया रास्ता अख्तियार कर रहा है बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहा है। साफ ज़ाहिर है सिमत बदलने में तकलीफें भी होती हैं और कुछ टाइम भी लगता है, तो वो लगेगा, वरना मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इज ऑन ट्रैक। जन साहब, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह कहा कि इस वक्त जो सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम है, इसका तल्लुक इस चीज से भी हो सकता है कि इमरान खान साहब किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे, किन के खिलाफ बयान दे रहे हैं और किन के हक में बयान दे रहे हैं। हमने समिट फॉर डेमोक्रेसी का बाइकआउट किया, हम नहीं गए, हम बीजिंग ओलंपिक्स में चले गए और अब रशिया भी जा रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका कह रहा है कि जो रशिया के साथ खड़ा होगा तो उसके हवाले से बयान भी अमेरिका के आ रहे हैं। तो अगर तो जो पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद की बातें हो रही है और सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका तल्लुक इन चीजों से है,
फिर तो बड़ा एक सीरियस ये होगा, ये जो मूव होगी। तो आपको लगता है एक अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती हुई नजर आती है आपको? जी, पहली बात तो ये कि ये मैंने वैसे कहा है कि हो सकता है, मैंने कहा ये जरूरी नहीं है कि इसका ताल्लुक इसके साथ हो, और इससे पता चल जाएगा इस बात का कि अगर वो कुछ दिन के लिए इसको मौखर कर देते हैं तो फिर इसके साथ ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन अगर मौखर नहीं करते तो फिर कोई ना कोई ताल्लुक इसके साथ हो सकता है, क्योंकि जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है दूसरे मुल्कों में वो बहुत गहरा है, उनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। तो ये चीजें देखने की हैं। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि अपने इंटरेस्ट पर फोकस रखे और उसके लिए ये कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। उसको चाहिए कि रुके ना, इस बात पर ना रुके कि कौन नाराज होगा। बहुत देर तक हमने ये देख लिया, किसी को हम नाराज किए बगैर कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर कोई नाराज हो जाए तो वो तो फिर हमारे बस में नहीं है। ठीक है, साहब साथ ही रहेगा, ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खादिर लोधी साहब। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जी, थैंक यू वेरी मच। सर, नया जो कानून बना है पीका के नाम, जिसमें इदारों पर हमलों के हवाले से एक नया कानून मुतारिफ हुआ है, सबसे पहले जानना चाहूंगी सर, ये बताइएगा कितना मौसर रहेगा ये कानून, एंड सेकेंडली नाकिदीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो कहते हैं कि अगर आप सजा सख्त कर देंगे या चीजों को एक नए लेवल तक अगर एक्सटेंड करेंगे तो उससे इदारे मजबूत नहीं बनाए जा सकते, इदारे अपनी इज्जत बरकरार नहीं रख सकते। जी, मेरा ख्याल है इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इस मुल्क में जो कानून मौजूद हैं पहले भी उन पर कितना अमल दरामद हुआ है। तो अमल दरामद ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ज्यादा कानून बनाने के मुकाबले में। और ज्यादा सख्ती जो है वो बाज़ औक़ात जब आप इसको मिस यूज करते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मैं इस चीज का हामी हूं कि कानून जरूर होना चाहिए। ये खुली छुट्टी मादर पिदर आजादी नहीं हो सकती कि आप जो मर्जी कहें उसके बाद जिम्मेदारी भी कबूल ना करें। आप कहें मेरी मर्जी है, मैंने ये कह दिया, आपने जो करना है कर लें। दिस इज नॉट ऑन। कुछ ना कुछ तो कदरन होनी चाहिए। लेकिन इसको मिस यूज करने का, जैसे आपको पता है ब्लास्फेमी के कानून है हमारे, और इस किस्म के जो मिस यूज हो जाते हैं, मिस यूज होने के जितने रास्ते हैं वो मजबूत करना बहुत जरूरी है, उनको बंद करना बहुत जरूरी है। और मैं तो हुकूमत से ये इस्तदाद करूंगा कि पहले आप सुर्ख बत्ती पे ट्रैफिक को रोक तो लें, ताकि आपकी जो इन्फोर्समेंट की पावर है वो सबको पता चल जाए। उसके बाद अगर 6 महीने की सजा भी हो और 3 महीने की भी हो या सस्पेंशन की हो, टेम्परेरी सस्पेंशन की, वो भी बहुत इफेक्टिव हो सकती है। तो सजाएं बढ़ाने से बात नहीं बनती मेरी बहन। ये तो सारा मामला है कि आपकी नीयत क्या है। और आप अब मिसाल के तौर पे अगर अभी ये कानून इसलिए बना है कि किसी खास शख्सियत को आपने टारगेट करना है कि जी उस पर इतलाक हो जाए क्योंकि आपने उसको पकड़ लिया है, तो ये तो फिर मैलाफाइड है। और मैं समझते हैं कि ये इसीलिए लाए गए। देखो, मुझे आप चूंकि सहाफत में आप लोग बेहतर समझते होंगे, हमें तो इंडिकेटर्स नजर आते हैं, साफ ज़ाहिर है पता चल जाता है कि अगर कोई ऐसा काम हुआ है, उसके टाइमिंग्स ऐसे हैं। पहले भी हम टाइमिंग्स की बात कर रहे थे। टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी चीज किस वक्त करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसके अंदर कोई ऐसे हरकत हो सकते हैं, हुकूमत को चाहिए कि दे शुड कम क्लीन ऑन दैट। ठीक जन साहब, इससे पहले फॉरेन अफेयर्स पे बात हो रही थी, तो इमरान खान साहब का दौर जो है, इसमें फॉरेन अफेयर्स फ्रंट पे जो तमाम डेवलपमेंट्स हुई, आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान का रुख किया, इमरान खान साहब ने भी अहम दौरे किए, अब मजीद दौरे होने जा रहे हैं। लेकिन एक ताना भी मिलता है इन्हें कि जी इन्होंने आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान को, और खासतौर पे मरियम साहिबा ने रिसेंटली ये बात की, अपोजिशन ये बात करती है। आप इसमें कुछ सदाकत देखते हैं? देखिए, आइसोलेशन के इंडिकेटर्स होते हैं। आप देखें कभी हाल ही में आपकी एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ रही हैं, आपकी रिमिटेंसेस अगर बढ़ रही हैं, लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो कोई आइसोलेशन नजर नहीं आती। क्या आपके ताल्लुकात चीन के साथ, अमेरिका के साथ, तुर्की के साथ ठीक चल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोप के ममालिक के साथ, जर्मनी, ये सारे जितने इंपॉर्टेंट ममालिक हैं, तो आइसोलेशन वाली बात तो नहीं। अलबत्ता एक चीज जिसका मैं इजहार कर देता हूँ आपके सामने, वो ये मुझे ऐसे लगा है कि विद इन दी गवर्नमेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको फैसले करने हैं, वो सब के सब शायद यकसू नहीं है किसी एक बात के ऊपर। खासकर जब हमारी पॉलिसी कश्मीर की हो, या हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान की हो, या हमारी पॉलिसी अमेरिका के साथ ताल्लुकात की हो, तो ऐसे लगता है कि कुछ थोड़ा सा खिंचाव है
کچھ لوگ دائیں جانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ یہ بائیں ود ان دی جانا گورنمنٹ چاہتے ہیں. بات کر رہے ہیں یا ود ان اسٹیٹ بات کر رہے ہیں سر؟ جی ود ان دی اسٹیٹ بات کر رہا ہوں. آپ چیزوں کو خام خواہ زیادہ کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے ناظرین سب کچھ سمجھ رہے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ مل کر بیٹھ کر پروز اینڈ کونس ڈسکس کر کے ایک لائن پر نہیں چلیں گے تو پرابلم ہوگا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کی ہے. پچھلے 2-3 مہینے سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں. ناؤ ہی از گوئنگ ہز وے اینڈ آئی تھنک دیٹ از دی رائٹ وے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی آپ نے خود یہ بات کی ہے کہ چونکہ ڈفرینسز ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا راستہ دیٹ از مور کریکٹ؟ جی میرا بالکل یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کی سوچ جو ہے ان کی سوچ کشمیر کے بارے میں اس کا حامی نہیں ہوں, لیکن ان کی سوچ جو افغانستان کے بارے میں ہے, امریکہ کے بارے میں ہے, چین کے بارے میں ہے, سی پیک کے بارے میں ہے, وہ بالکل درست ہے. لیکن کشمیر کے معاملے پہ معاملات جس طرح تعطل کا شکار ہیں جنرل صاحب, اور آج بھی انہوں نے اپنے بھارتی عام منصب کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے عمران خان صاحب نے, تو یہ چیزیں یہ بیانات کی حد تک رہیں گی یا آگے بھی بڑھیں گی؟ لیکن بات یہ میرے بھائی کہ اگر تو دوسری طرف سے بھی مناظرے ہی ہو رہے ہو نا, صرف بات چیت ہو رہی ہے, پھر تو مناظرے کیے جاتے ہیں. آپ اگر کوئی اپنی لاجک دے رہے ہیں, آپ کوئی آرگومنٹ دے رہے ہیں, تو میں آگے سے آرگومنٹ دیتا ہوں. ادھر اگر کوئی فزیکل کام ہو رہا ہو کہ بندے ریپ ہو رہے ہیں, بچے یہاں ریپ ہو رہی ہیں, لوگ شہید ہو رہے ہیں, وہاں پر 9 لاکھ فوج آپ نے رکھی ہوئی ہے, لوگوں کو وہاں پر آپ تبدیل کر رہے ہیں, پاپولیشن کا معاملہ چینج کر رہے ہیں, اور آپ کہیں کہ مناظرے کر لو, تو یہ تو پھر میں کیا کہوں. دیکھیں ڈیبیٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ہندوستان فزیکل ایکشن کر رہا ہے اور آپ ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا کوئی آپس میں وہ اطلاق نہیں بنتا. یہ صحیح ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈیبیٹ از ناٹ دی سولوشن, واقعی میں جو اصل سولوشن اس کو جانا ہے. بہت شکریہ نعیم خالد لودھی صاحب, آپ نے پروگرام کا ٹائم دیا ہے. ناظرین ٹائم کا ہے, انشاءاللہ آپ سے کل بھی ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.